चलो फिर हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं, कैप्टन आसिफ ने कहा। इसे ड्रॉप करो और फिर कहीं चलकर टाइम पास करते हैं। ना यार, उस्मान ने कहा, ये लोग अभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेजर समी बातें करते करते आहिस्ता आहिस्ता उस्मान की गाड़ी की तरफ चल पड़ा। उस्मान ने इसका बाजू पकड़ लिया कि वो इसकी गाड़ी की तरफ न जाए, लेकिन आसिफ भी इसकी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। उस्मान दोनों को ज़ाहिरी तौर पर रोक नहीं सकता था। इसने कोई बात शुरू कर दी, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इसके ये दोस्त इस वक्त दोस्त कम और जासूस ज़्यादा थे। वो न रुके। मेजर समी ने अपना बाजू मेजर उस्मान की कमर में डाल लिया और कोई बात शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता इसे भी इसकी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। तुम यहीं ठहरो यार, उस्मान ने तेज़ी से कहा, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, ओके बाय बाय। मेजर समी ने इसके बाय बाय की तरफ तवज्जो ही न दी और इसे बाजू के घेरे में लिए हुए चलता हुआ इसकी गाड़ी तक पहुँच गया। गाड़ी की अगली सीट पर लूसी बैठी थी। इसने जब देखा कि ये सब इसकी तरफ आ रहे हैं तो इसने ये जाहिर करने के लिए कि वो सोशल है और सोसाइटी के आदाब जानती है, गाड़ी से निकल आई। ये मेरी कज़न नाहीद हैं, मेजर उस्मान ने अपने दोस्तों से तारुफ करवाते हुए कहा, और नाहीद ये मेरे दोस्त मेजर समी और कैप्टन आसिफ हैं। सलाम व दुआ, हेलो हाउ आर यू का तबादला हुआ। उस्मान ने किसी घबराहट का मुजाहिरा किए बगैर समी और आसिफ से हाथ मिलाया, लूसी को गाड़ी में बैठने को कहा, खुद भी गाड़ी में बैठा और गाड़ी चली गई। इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है, समी ने आसिफ से कहा, और मुझे ये भी याद है कि 2-3 आदमियों ने इस लड़की के मुतालिक ऐसे रिमार्क्स दिए थे जिनसे ये जाहिर होता था कि ये कोई शरीफ लड़की नहीं है। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये उस्मान की कज़न नहीं है। ये तो वीना भाभी बता देगी, आसिफ ने कहा। इससे पूछ लेंगे कि फलां कोठी में इनका एम खान नाम का कोई रिश्तेदार रहता है। ये ठीक कहा तुमने, मेजर समी ने कहा। वीना भाभी से भी पूछ लेंगे, पहले ये तो देख लें मॉडल टाउन जा रहा है या कहीं और। समी और आसिफ ये बातें अपनी गाड़ी में बैठे कर रहे थे और इनकी गाड़ी कुछ फासला रखकर उस्मान की गाड़ी के पीछे जा रही थी। उन्होंने देखा कि मॉडल टाउन की तरफ मुड़ने के बजाय उस्मान की गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मेजर समी ने फासला ज़रा ज़्यादा कर दिया। दोनों की नज़र उस्मान की गाड़ी पर थी। जाते जाते उस्मान की गाड़ी फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर मुड़ गई और इसी रेस्टोरेंट के सामने जा रुकी जहां वो अक्सर जाया करते थे। मेजर समी और कैप्टन आसिफ गाड़ी इस रेस्टोरेंट से दूर पार्क करके बाहर खुले लॉन में जा बैठे और उस्मान के निकलने का इंतज़ार करने लगे। उस्मान और लूसी 1 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त बाद रेस्टोरेंट से निकले, गाड़ी में बैठे और चले गए। समी और आसिफ ने अपनी गाड़ी में इनका ताक़ुब किया। उस्मान की गाड़ी फिर एम खान की कोठी में दाखिल हो गई। मेजर समी अपनी गाड़ी आगे ले गया और एक जगह रोक कर दोनों गाड़ियों में बैठे बैठे पीछे देखने लगे। उस्मान की गाड़ी कोठी से निकली और दूसरी तरफ चली गई। इसके दोनों दोस्तों ने देखा कि उस्मान गाड़ी में अकेला था। अब तो कोई शक न रहा था। अगले रोज़ मेजर समी ने उस्मान के घर फ़ोन किया। इस वक्त उस्मान अपने ऑफिस में था। वीना ने फ़ोन सुना। समी ने वीना से पूछा कि फ़लाँ जगह फ़लाँ नंबर की कोठी में रहने वाला है एम खान, आपका क्या लगता है? नहीं भाईजान, वीना ने कहा, हमारे रिश्तेदारों में कोई एम खान नहीं, और जो जगह आप बता रहे हैं उस तरफ तो हमारी रिश्तेदारी या बिरादरी का कोई आदमी नहीं रहता। क्यों भाईजान, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? समी अभी इसे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन वीना ने इतनी जिद की कि समी को बताना पड़ा। उस्मान को हमने इस कोठी में जाते देखा है, मेजर समी ने वीना को बताया। आपका शक ठीक है, लेकिन मेरी एक बात मान लें, आप उस्मान से बाज पुरस न करें, अनजान बनी रहना, ताकि इसे ये पता न चल सके कि इसका राज खुल गया है। फिर वो मोहताज हो जाएगा और हम इसे पकड़ नहीं सकेंगे। आप ये काम हम पर छोड़ें। ये बताएं कि गुज़श्ता रात उस्मान ने खाना घर खाया था? नहीं भाईजान, वीना ने जवाब दिया। कहते थे पेट बड़ा सख्त ख़राब है, इसलिए आज कुछ भी नहीं खाऊंगा। फिर वो बाहर निकल गए थे। भाभी जान, मेजर समी ने कहा, मैं आपको बड़ी सख्ती से एक बार फिर कहता हूँ, ये उस्मान पर आप जाहिर ही ना होने दें कि आपको इस पर कुछ शक है। इसकी बेरुखी और वो तमाम रवैया जो आपको नागवार गुजरता है, वो खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती रहें। वीना ने वादा किया कि वो इस सिलसिले में समी के साथ पूरा तावन करेगी। मेजर समी और कैप्टन आसिफ ने अगले 14-15 दिनों में 2-3 मरतबा इसी तरह मेजर उस्मान का ताक़ुब किया। एक बार इसे एम खान की कोठी में दाखिल होते और लूसी को साथ लिए एक होटल में जाते देखा। एक बार उस्मान कोठी में दाखिल हुआ। समी और आसिफ 1 घंटा बाहर खड़े रहे। उस्मान न निकला और फिर एक बार उस्मान लड़की को साथ लिए कहीं और चला गया। ट्रैफिक के रश की वजह से इनके ये दोनों दोस्त इसका ताक़ुब न कर सके। एक रोज़ मेजर समी इस इलाके में अपने किसी काम से गया। छुट्टी का दिन था। समी ने जहां अपनी गाड़ी पार की, वहां से एम खान की कोठी सामने नज़र आ रही थी। वो वैसे ही टहलता टहलता इस कोठी के गेट के सामने से गुजरा, फिर अगले गेट के सामने से गुजरा और वापस आ गया।
गेट के सामने रुक कर इसने अंदर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे को चला, फिर रुका और फिर पीछे को मुड़ा। साथ वाली कोठी के गेट पर एक मुअज़्ज़ज़ सूरत ज़ईफ़ुल उमर आदमी खड़ा था। वो कोई बावकार शख्सियत लगता था। वो समी को देख रहा था। समी भी खूबरू जवान था। वो जब एक बार फिर अमीर खान की कोठी के गेट की तरफ देखने लगा तो इसे आवाज़ सुनाई दी, क्यों बेटा? ये उस मुअज़्ज़ज़ बूढ़े की आवाज़ थी। समी ने उधर देखा, बूढ़ा इससे मुखातिब था। किसी का घर तलाश कर रहे हो? हाँ अंकल, समी ने बौखला कर जवाब दिया जैसे वो पकड़ा गया हो। ये कोठी देख रहा हूँ, मालूम नहीं ये कौन अमीर खान साहब हैं? आप तो इन्हें जानते होंगे, ये कौन लोग हैं? पहले ये बताओ, इस बुजुर्ग ने कहा, क्या ये लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं अंकल, समी ने उखड़ी उखड़ी सी आवाज़ में जवाब दिया, मैं इन्हें ज़्यादा नहीं जानता। बूढ़े ने समी के साथ कुछ और बातें भी की। समी ने भी बातें की। बूढ़े ने समी के लबो लहजे से कुछ महसूस किया और इसके बूढ़े होंठों पर तबस्सुम सा गया। ये बुज़ुर्ग उम्र के उस मुकाम तक पहुंच गया था जहां मौका बेमौका तजस्सुस पैदा हो जाता है और ज़ुबान बेकाबू होकर कुछ न कुछ बोलने लगती है। इस उम्र में इंसान बेखौफ और निडर हो जाता है। इस बुज़ुर्ग ने समी का अंदाज़ देखकर ऐसे ही बेखौफी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। एक बात बताओ बेटा, बूढ़े ने कहा, अगर तुम इन लोगों को नहीं जानते तो यहाँ क्यों आए हो? माफ़ रखना, मैं तुम्हारी ज़ाती मामलात में दखल दे रहा हूँ, लेकिन कुछ सोच और समझ कर। इस कोठी में तुम जैसे नौजवान और जवान आदमी आते ही रहते हैं और मेरा ख्याल है वो सब इनके रिश्तेदार नहीं होते। मालूम होता है तुम भी इन्हीं जवानों में से हो। अंकल, मुझे अंकल ना कहो तो कितना अच्छा लगे, बूढ़े ने बड़े प्यार से लहजे में कहा। हम उस दौर के आदमी हैं जब अंकल का लफ्ज़ अंग्रेज़ी में पढ़ा था तो ये मुझ जैसे नालायक तालिब इल्मों को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि हमें इसके स्पेलिंग याद नहीं रहते थे। मैं अंकल को हमेशा UNCAL लिखा करता और मास्टर से एक दो थप्पड़ खाया करता था। वैसे ही अंकल का लफ्ज़ सुनकर गोरे बादशाह याद आ जाते हैं या जहन में अंकल साम आ जाता है। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। ज़ईफ़ुल उमर के असरात के तहत इस बुज़ुर्ग की ज़ुबान बेकाबू हो गई थी। समी खासा ज़हीन फ़ौजी अफसर था। इसने हंस कर बूढ़े की ज़ुबान की बागें खींच लीं। बाबा जान कह लूँ? समी ने इस बुज़ुर्ग से पूछा, या जो आपको अच्छा लगे। हाँ ये बात, बूढ़े ने कहा। बाबा जान कितना प्यारा लफ्ज़ है, अब बात करो। दरअसल बाबा जान, समी ने कहा, बात यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये अमीर खान कौन है। अगर ये आपके कोई अजीज़ या दोस्त हैं तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। अंदर आ जाओ, बूढ़े ने समी से कहा और इसे अंदर ले गया और लॉन में रखी हुई कुर्सियों पर दोनों जा बैठे। बूढ़े ने कहा, ये मेरे कुछ नहीं लगते। क्या तुम CID के आदमी हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस के? तुम्हारी डेल डोल बताती है कि तुम पुलिस के आदमी हो या फ़ौज के। ना बाबा जान, ना मेजर, समी ने जवाब दिया। मैं फ़ौज का आदमी हूँ, न पुलिस का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ है। मैं आपके साथ साफ बात करूँगा। मेरा एक दोस्त इस कोठी में आता है और यहाँ से एक लड़की को गाड़ी में बिठा कर चला जाता है। वो शादीशुदा है और इस लड़की के साथ इसने ताल्लुकात पैदा कर रखे हैं। और तुम जानना चाहते हो कि ये कौन लोग हैं? बूढ़े ने समी की बात मुकम्मल करते हुए कहा। इस कोठी में आदमी आते ही रहते हैं। इनमें औरतें भी होती हैं और मर्द भी। आमदोरफ्त का ये सिलसिला रात को कुछ ज़्यादा हो जाता है। तुम्हारी तरह मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं। मैं पुराने वक्तों का आदमी हूँ, जब लोग एक दूसरे को इसलिए जानने की कोशिश करते थे कि आपस का प्यार बढ़े और हो सकता है इस अजनबी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो। मगर आज वो ज़माना आ गया है कि एक घर में मैयत पड़ी है और साथ वाले घरों से फिल्मी गानों और अंग्रेज़ी म्यूज़िक की आवाज़ें उठ रही हैं। देख लो, इनकी और हमारी कोठी की दीवार साझी है, लेकिन हम एक दूसरे को जानते और पहचानते ही नहीं। क्या तुम अपने दोस्त के मुतल्लिक इसलिए परेशान हो कि वो इस कोठी में आता है? हाँ बाबा जान, ये कोई मशकूक किस्म के लोग हैं, बुजुर्ग ने कहा। बहुत बुरा लगता है कि किसी शहादत और सबूत के बगैर किसी के खिलाफ कोई बात की जाए, लेकिन इस कोठी की सरगर्मियाँ कुछ ऐसी पुरस्रार सी हैं कि मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये जो कोई भी हैं शरीफ लोग नहीं। ये असमत फरोश हो सकते हैं। आजकल असमत फरोशी भी नए कल्चर का हिस्सा बन गई है। रंडियों के बाज़ारों की तरह अब असमतों के सौदे नहीं होते, अलबत्ता लेन देन किसी और तरीके से होता है और ये लोग अपने आप को ऊंची और महज़ब सोसाइटी के अफराद कहते हैं। मुझे ये स्मगलर भी नज़र आते हैं, लेकिन स्मगलरों की हरकतें ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। देखो बेटा, मैंने ये बाल धूप में बैठ कर सफ़ेद नहीं किए। मैं ख़ानदानी लिहाज से ज़िम्मेदार हूँ। अल्लाह के फजल व करम से खासी ज़्यादा ज़रखेज़ अराज़ी का मालिक हूँ। इसके अलावा मैं अंग्रेज़ों के वक्तों का रिटायर्ड सूबेदार मेजर हूँ। जंगी अजीम के ज़माने में मैं इंटेलिजेंस में भी रह चुका हूँ। फ़ौजी से मुराद ये नहीं कि मैं अनपढ़ था, जैसा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में फ़ौजी हुआ करते थे। मैं कुछ पढ़ा लिखा भी हूँ। मुझे ये लोग मशकूक लगते हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ, मेजर समी ने चौंक कर कहा।
बाबा जान, अगर आप मेरी मदद करें तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी। मैं अब आपको अपने मुतल्लिक सच्ची बात बता सकता हूँ। मैं पाक आर्मी में इन्फेंट्री में हूँ और मैं मेजर हूँ। ओ बिस्मिल्लाह। बूढ़े ने इश्तियाक से समी का एक हाथ पकड़ कर चूमा और बोला, फिर तो तुम मेरे सगे बेटे हो। ज़रूरी नहीं कि ये लोग स्मगलर या जासूस ही हों, मेजर समी ने कहा। हमारा मसला ये है कि हमारा ये दोस्त इस कोठी की एक लड़की के जाल में आ गया है। इसका सबसे पहला बुरा असर तो इसके अपने ही घर पर पड़ा है। वो इस तरह कि इसकी तवज्जो अपनी बीवी और बच्चों से हट गई है। तवज्जो भी ऐसी हटी कि इनसे उकताया सा लगता है, जैसे एक बीवी और 2 बच्चों का बोझ सज़ा के तौर पर इस पर डाल दिया गया हो। मेरा ये दोस्त बीवी बच्चों से दूर ही दूर हटता चला जा रहा है, बल्कि यूँ कहिए कि वो गुम हो गया है। मैं समझता हूँ, बुजुर्ग ने कहा। मैं इस कोठी की लड़कियों को देखता रहता हूँ। 2-3 लड़कियाँ हैं। इनके हुस्न जमाल और नाजो अंदाज में वो जादू साफ नज़र आता है जो बेटों को माओ बहनों के लिए और खामदों को बीवियों के लिए और बापों को बच्चों के लिए गुम और लापता कर सकता है। और बाबा जान, मेजर समी ने कहा, दूसरा नुकसान माली है। हमारा ये दोस्त बड़े अमीर माँ बाप का बेटा है। अपनी तनख्वाह तो उड़ा ही देता है, माँ बाप से भी अच्छी खासी रकम लेकर खा पी जाता है। खा पी नहीं जाता, बूढ़े ने कहा, खिला पिला देता है। मैंने ऐसे बेशुमार जवान देखे हैं। इनसे खाने पीने वाले इन्हें शहजादे कहते हैं और इतनी हवा देते हैं कि वो गुब्बारों की तरह फिजाओं में उड़ते रहते हैं। आपने ठीक फरमाया बाबा जान, मेजर समी ने कहा। मेरे दोस्त की बीवी यूं है जैसे मेरी सगी बहन हो। नुकसान सिर्फ ये नहीं कि मेरा दोस्त अपनी इतनी अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, इसके साथ दूसरा नुकसान माली हो रहा है। इस शख्स के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। अगर आप इंटेलिजेंस में रहे हैं तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं अपना मकसद ज़रा और वाज़े कर दूं। मैं ये नहीं जानना चाहता कि ये लोग कौन हैं और क्या करते हैं। मैं इस कोठी से अपने दोस्त को रिहा कराना चाहता हूँ। क्या तुमने इसके साथ बराह रास्त बात नहीं की? बुजुर्ग ने कहा। अभी नहीं, मेजर समी ने जवाब दिया। मैंने और मेरे कैप्टन दोस्त ने इससे इशारों में पूछा है। वो साफ झूठ बोल जाता है। इसके लिए झूठ बोलना ज़रूरी हो गया, बूढ़े ने कहा। जिस शख्स की प्राइवेट ज़िंदगी इस बेहुदा रास्ते पर चल पड़े, वो तो खुदा के हुजूर भी झूठ बोलता है और खुश होता है कि उसने खुदा को भी बड़ी कामयाबी से धोखा दे दिया है। तुम कहते हो कि ये लोग मशकूक हैं या नहीं और तुम्हें इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मुझे इन लोगों के साथ यही एक दिलचस्पी है कि ये मुझे मशकूक नज़र आते हैं और ये जासूस भी हो सकते हैं। बहरहाल मैं अब इन्हें इसी शक में देखूंगा और कोशिश करूंगा कि इनकी असलियत का पता चल जाए। मेजर समी इस बुजुर्ग से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि इसका वहाँ से उठने को जी नहीं चाहता था। ये मुअज़्ज़ज़ बूढ़ा चेहरे मोहरे से बात करने के अंदाज से और इसकी बातों में जो अक्ल व दानिश थी, इससे भी अपने आप में ऐसी ताकत रखता था जो दूसरों पर असरअंदाज होती थी। ये बूढ़ा था ही दानिशमंद। इसने समी के साथ बहुत बातें की थी और इसने ये भी कहा था कि इसने किताबें नहीं पढ़ी, इंसानों को ज़्यादा पढ़ा है। इसने इंसानों को चेहरों से नहीं बल्कि इनके ज़मीर को बेपर्दा करके पहचाना है। ये वो इल्म था जो सिक्का बंद आलमों के पास भी नहीं होता। मेजर समी के पूछने पर इसने बताया कि इसके 2 बेटे हैं जो कोई प्राइवेट कारोबार करते हैं। बूढ़े की बीवी फौत हो चुकी है। इसने मेजर समी से कहा कि इसका अपना शुगल यही रह गया है कि गेट पर खड़ा सड़क से गुजरते लोगों को देखता रहता है। शक की नज़रों से मेजर समी ने हंसते हुए पूछा। हाँ, बूढ़े ने बेसाख्तगी से कहा। आज जो बात तुमने मजाक के लहजे में कही है वो मेरी उम्र में पहुंचकर तुम बड़ी संजीदगी से कहा करोगे। बूढ़े ने समी की तरफ झुककर राजदाराना लहजे में कहा। देख बेटा, अजनबी को और हर उस इंसान को जिसे तू पूरी तरह नहीं जानता शक व शुबे की नज़र से देख, बल्कि जिन्हें तू जानता है इन्हें भी उस वक़्त तक शक की निगाहों से देख जब तक उसकी असलियत तेरे आगे खुलकर नहीं आ जाती। आज का ज़माना रूप बहरूप का ज़माना है। इंसान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। अपनी दोस्ती की मिसाल अपने सामने रखो। इन लोगों ने इस पर यह जाहिर किया होगा कि वो बड़े ही शरीफ और बाइज़्ज़त लोग हैं, लेकिन नज़र यही आता है कि ये लोग किसी और चक्कर के लोग हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस का बुनियादी असूल यही होता है कि हर किसी को शुबे की निगाह से देखो। मैंने तुझे इस कोठी के सामने से गुजरते देखा, तुम्हारी रफ्तार कम हुई, फिर तुम वापस आए और मैं समझ गया कि ये लड़का कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन तुम न समझ सके कि तुझे कोई शक की निगाहों से देख रहा है। मेजर समी जब वहाँ से लौटा तो इसका जहन खासा साफ़ हो चुका था और इसे एक ऐसा जज्बाती सहारा मिल गया था जिसने उसमें इखला की जुर्रत पैदा कर दी थी। अगली ही शाम मेजर समी ने मेजर उस्मान को ब्रिगेड हेडक्वार्टर में फ़ोन किया और कहा कि आज शाम कहीं बाहर गुजारनी है। आ जाओ, मेजर उस्मान ने कहा। बताओ कौन से होटल में चलोगे?
तुम्हारे दिमाग में होटल के सिवा कुछ और रहा ही नहीं, मेजर समी ने कहा। रात खाना खाकर 8:30-9 बजे के दरमियान लॉरेंस गार्डन के माल रोड वाले गेट पर आ जाना। रात 9 बजे मेजर उस्मान, मेजर समी और कैप्टन आसिफ लॉरेंस गार्डन में पत्थर की एक बेंच पर बैठे हुए थे। आज हम तुमसे ख़ास बात करना चाहते हैं उस्मान, मेजर समी ने कहा, और अगर तुम हमें इतनी अहमियत नहीं देते तो बता दो, तुम्हारे ज़ाती मामलात में दखल देने का हमें कोई हक नहीं। नॉनसेंस, उस्मान ने बेतकल्फ़ी से कहा। ये क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं? कहो क्या कहना है। मेरे ज़ाती मामलात सिर्फ मेरे नहीं, ये तुम्हारे भी हैं। कम ऑन स्पीक अप। वो एम.ए. खान कौन है? समी ने पूछा। किस एम.ए. खान की बात कर रहे हो? उस्मान ने अनजान सा बनकर पूछा। जिसकी कोठी में तुम जाते हो, समी ने कहा, और वहाँ से एक लड़की को गाड़ी में बिठाकर बाहर निकल जाते हो, कैप्टन आसिफ ने कहा। ओ डैश इट, उस्मान ने बड़े खुशगवार लहजे में कहा। यार, मैं अपनी इस बीवी से तंग आ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि इसने तुम दोनों को इसी वहम में मुब्तला कर दिया है जिसमें वो खुद मुब्तला है। मुझे मालूम है कि तुम 1-2 मरतबा शाम को मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर गए थे। वाइफ ने मुझे बताया था। बड़ी वहमी लड़की है। मुझे सिर्फ इस एक सवाल से परेशान की रखती है कि तुम शाम को किसी औरत के पीछे निकल जाते हो। वो औरत कौन है? लेकिन हम दोनों इस वहम को यकीन में बदल चुके हैं, मेजर समी ने कहा। हमने जो चीज़ अपनी आंखों देख ली है, इसे हम वहम किस तरह कह सकते हैं? क्या देखा है तुमने? उस्मान ने पूछा। समी और आसिफ ने जो देखा था वो उस्मान को सुना दिया। इसे ये न बताया कि उन्होंने इसका ताक़ुब किया था, बल्कि ये कहा कि वो इत्तफाक से उधर से गुजर रहे थे। बात कुछ भी नहीं यार, उस्मान ने कहा। इस लड़की का मंगेतर मेरा दोस्त है, बड़ा दिलचस्प आदमी है। मैं इसे मिलने जाया करता हूँ। ये कौन लोग हैं? मेजर समी ने पूछा। क्या ये यहीं के रहने वाले हैं? करते क्या हैं? बड़ी डिसेंट फैमिली है यार, उस्मान ने बताया। इनके बड़े लंबे चौड़े कारोबार हैं। उस्मान के इन दोनों दोस्तों ने इसके साथ बहुत बातें की, बहुत सवाल पूछे, लेकिन उस्मान झूठ बोलता चला गया। उन्होंने इसे ये भी याद दिलाया कि एक रात इन दोनों ने इसे इस लड़की के साथ देखा था और इसने इनके साथ लड़की का तारुफ भी करवाया था। देखो उस्मान, समी ने कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुमने खुद कहा है कि तुम्हारे ज़ाती मामलात हमारे मामलात हैं, तो हमें दोस्ती का हक अदा करने दो। ये वहम दिल से निकाल दो कि वीना भाभी ने हमें तुम्हारे रवैये के मुतल्लिक कुछ बताया है। हमने ये ज़रूर महसूस किया है कि भाभी कुछ परेशान हैं, कैप्टन आसिफ ने कहा। मैं तो भाभी से पूछने लगा था कि वो इतनी घबराई और इतनी नर्वस क्यों हैं, लेकिन मैं पूछते पूछते रह गया। फिर जब हमने तुम्हें किसी और ही रास्ते पर जाते देख लिया तो हम समझ गए कि हमारी भाभी की परेशानी क्या है। इसका मतलब ये है कि इसे मालूम है कि तुम कहीं और रोमान लड़ा रहे हो। अगर भाभी को अभी मालूम नहीं हुआ तो चंद दिनों तक मालूम हो जाएगा, समी ने कहा। हम तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इस चक्कर से निकल आओ। ये भी तो मालूम नहीं कि ये कौन लोग हैं। इतनी खूबसूरत अज़दवाजी ज़िंदगी को तबाह न करो। उस्मान ने दोस्तों की बात सुनने के बजाय अपनी बीवी के नकाइस बयान करने शुरू कर दिए। इसने सबसे बड़ा जो नुक्स बयान किया वो ये था कि वो घरेलू औरत बन गई है और सोशल नहीं हुई। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी भी इसी सोसाइटी में घूमे फिरे और गैर मर्दों के साथ फ्री हो जाए? मेजर समी ने कहा। क्या तुम इस सोसाइटी को नहीं जानते? जानता क्यों नहीं है, कैप्टन आसिफ ने कहा। ये खुद इसी सोसाइटी का आदमी है और ये जानता है कि इस सोसाइटी में नौजवान बीवियों, बहनों और सालियों के तबादले किस तरह किए जाते हैं। मेजर समी ने भी उस्मान को बड़ी तीखी और चुभती हुई बातें कह डाली। कैप्टन आसिफ ने तो और ज़्यादा तल्ख बातें कहीं, लेकिन उस्मान इस कदर पत्थर हो चुका था कि वो हंस हंस कर दोनों दोस्तों को टालता रहा।